हाँ जी, आपका क्वेश्चन। ये सर मैं ये पूछ रही थी, आपने जो नोट्स भेजे हैं सर वो अच्छे हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में जैसे आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले जो लिखा है ना, तो हम्म। उसको भी लिखना जरूरी है क्या, या सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बस ही हम लिखें तो सफिशिएंट होगा? नहीं, जैसे वो नोट्स सारे के सारे जैसे मतलब वो पढ़ने तो जरूरी ही है क्योंकि क्वेश्चन उनसे आ सकता है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उस आपको मार्क कराते हुए चल रहा हूँ ना। तो जब आप क्लास कर रहे हो टाइम पे आप बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिख लो, बाद में आपके पास नोट्स आते हैं तो आप जो भी मैं मार्क करा रहा हूँ उससे रिलेटेड चीजें लिख सकते हो। और अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप उसको खुद से भी शॉर्ट कर सकते हो चीजों को। बाकी जो मेन मार्किंग्स है वो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें अभी तक आई हुई हैं किसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो ज्यादा ध्यान आपने उसी पे देना है। ओके सर, वैसे उसमें थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड है वो, वही ना? हाँ जी, अब वो हो सकता है कहीं पे बोल्ड करना रह गया हो, तो इसीलिए आपको क्लास में थोड़ा इस चीज के लिए अटेंटिव रहना है। उसको नोट कर लीजिए आप जो क्लास में बताया जा रहा है ना, तो वही नोट में फिर आप खुद से मार्क मार्क कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है पर हो सकता है कहीं पे रह गया हो, तो इसके लिए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं तो सबके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है। इवन हम वॉशिंग मशीन देखते हैं जिससे कि हम कपड़े धुलते हैं, उसके अंदर भी एक कंप्यूटर फिट होता है। तो इस तरीके से जितनी भी आजकल स्मार्ट चीजें सबके अंदर कंप्यूटर एक लगा हुआ है। तो कंप्यूटर्स के इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। तो कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है और कैसे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, अभी इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बेसिस पे हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर को बेसिकली डिवाइड किया जाता है दो चीजों के बेसिस पे। एक है साइज और दूसरा है डेटा हैंडलिंग। साइज मींस कंप्यूटर का जो साइज है, आकार है, वो कितना बड़ा है, कितने ज्यादा लोगों के द्वारा वो कंप्यूटर यूज किया जाता है। ये सारी चीजें साइज में आ जाती हैं। साइज के हिसाब से भी हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। और डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है किस तरीके का डेटा हमारा कंप्यूटर हैंडल कर रहा है। हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरीके के डेटा के ऊपर काम कर रहा है, इसके आधार पे भी हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डेटा हैंडलिंग के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये टॉपिक हमें और क्लियर हो जाएगा। तो साइज के बेसिस पे देखें तो साइज के बेसिस पे हमारे 4 से 5 तरह के कंप्यूटर होते हैं, और अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे ये। लेकिन आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, बुक्स वगैरह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिनी कंप्यूटर है। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद एक और टाइप का कंप्यूटर और होता है जो कि आपको नोट करना पड़ेगा, इसमें नहीं दिया हुआ है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर से। तो जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी वहां पे मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो कौन सी जनरेशन से हमारे माइक्रो कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए? थर्ड जनरेशन। हाँ जी, फोर्थ जनरेशन। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जिन भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि आपके छोटे साइज के कंप्यूटर होते हैं, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो जो आपका डेस्कटॉप आ गया, यानी कि जो हमारे घरों में हमारा पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, इन सब में माइक्रो प्रोसेसर होता है। आपने अपने लैपटॉप का भी देखा होगा कि आपके लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है या फिर किसी और कंपनी का प्रोसेसर है। और स्मार्टफोन में तो हम जब स्मार्टफोन
खरीदते हैं तो हम सभी प्रोसेसर देखते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन में 2 प्रोसेसर चलते हैं। कौन कौन से प्रोसेसर चलते हैं स्मार्टफोन में? का एक मीडिया टेक का प्रोसेसर चलता है और दूसरा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर स्मार्टफोन में चलता है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि फोन तो बहुत छोटे होते हैं, लैपटॉप बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ये हम पर्सनल यूज कर सकते हैं इनका, यानी कि पर्सनल यूज के लिए ये कैपेबल होते हैं। इनका जो सर स्मार्टफोन्स भी कंप्यूटर्स में आता है वो, माइक्रो हाँ जी, कंप्यूटर में? हाँ जी, स्मार्टफोन भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है क्योंकि उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा हाँ सर जी, जो माइक्रोफोन आपने बोला है, जो माइक्रो प्रोसेसर, ये छोटा साइज होता है इसका? हाँ ये छोटा साइज होता है। जो कल की क्लास में डिस्कस किया था ना हमने 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें किया गया था, तो उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जिनके अंदर भी होगा वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब ये किस किस वर्क के लिए हम यूज करते हैं? तो जिस भी आपके आप जो भी वर्क के लिए अपने लैपटॉप को यूज करते हो, फोन को यूज करते हो, जैसे कि हमारा पर्सनल वर्क हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, जो भी हम मूवी वगैरह देखते हैं, कोई असाइनमेंट आपको बनाना है, तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर यानी कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें आपको पर्सनल कंप्यूटर ध्यान रखना है। पर क्वेश्चन आया था कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों में ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आपने ध्यान रखना है माइक्रो कंप्यूटर हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं। इसमें हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारी की सारी चीजें आ गई। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर होगा। बाकी ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज, ये हर कंप्यूटर में होता है। तो इसका जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर। एंड इसके अलावा ये हमारे पर्सनल यूज के लिए हम ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि आपको कोई असाइनमेंट बनाना है, इसके अलावा ऑफिस का कोई वर्क है, या फिर मूवी वगैरह देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो अगला कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। अब ये जो मिनी कंप्यूटर या फिर मिनी फ्रेम कंप्यूटर हैं ये अब आना बंद हो गए हैं। आना क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि जब हमारी 3rd जनरेशन चल रही थी उस टाइम पे ये कंप्यूटर यूज में आते थे। तो जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना कि 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो भले ही पर्सनल यूज के लिए नहीं थे, लेकिन वो इतने छोटे हो गए थे कि हम उन्हें एक टेबल के ऊपर रख सकते थे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली उनका साइज बहुत बड़ा। जैसे आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी होगी, तो जितना वॉशिंग मशीन का एक साइज होता है उसी साइज के ये मिनी कंप्यूटर होते थे। इनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी 3rd जनरेशन में? कल क्या पढ़ा था हमने? इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो मिनी कंप्यूटर हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज्यादा बड़े होते थे और उस टाइम पे इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगली कैटेगरी है। तो ये स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे हैं और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़े होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो इन दोनों के बीच में ये कंप्यूटर आते हैं और हम इनको रिलेट अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम पे मिनी कंप्यूटर नहीं आते हैं।
मिनी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल था वो ज्यादातर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में किया जाता था, जैसे कि कहीं पे आपको बिलिंग करनी है, कहीं पे अकाउंटिंग करनी है, कहीं पे रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना है। तो जो हमारा मिनी कंप्यूटर है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिनी कंप्यूटर है वो एक कड़ी है किस किस के बीच की, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की। सबसे छोटा हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी फ्रेम या फिर मिनी कंप्यूटर आएगा, और मिनी कंप्यूटर के बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज होते थे, और थर्ड जनरेशन के ये हमारे मिनी कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा इजीली समझ सकते हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर इनका सीपीयू बहुत बड़ा होता है, और ये अभी हमारे फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हम समझ सॉरी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हम इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की ही टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किस तरीके के कंप्यूटर हैं, जैसे हमारे लैपटॉप होते हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप होता है घर पे, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है, लेकिन ये थोड़ा बड़े होते हैं, यानी कि इनका जो सीपीयू है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और इस सीपीयू से बहुत सारी अलग अलग स्क्रीन्स जुड़ी हुई होती हैं जिसपे अलग अलग यूजर्स काम कर सकते हैं। जैसे ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल या फिर एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सीपीयू हो गया हमारा, सीपीयू यानी जो हमारा मेन कंप्यूटर का ब्रेन है। तो एक मेन सीपीयू होता है, और उससे अलग अलग स्क्रीन से जुड़ी हुई होती है जिसपे अलग अलग लोग बैठ के काम कर सकते हैं। आप में से माइक म्यूट कर लीजिए जिनका माइक ऑन है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पे यूज होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसी संस्था में यूज होते हैं जहाँ पे कि सब लोगों बहुत सारे लोगों को काम करना होता है, लेकिन उनको सेम डेटा की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन पे गए होंगे जहाँ पे कि अलग अलग काउंटर बने हुए हैं टिकटिंग के लिए। तो वहां पे क्या होगा, सीपीयू तो सबका एक ही होगा, करो ना अपना। सुधा जी का माइक में शुरू है सर, सुधा। ओके। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक मेन सीपीयू होता है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। ये मैं आपको बता रहा था, सॉरी कंप्यूटर नहीं, स्क्रीन्स होती हैं। तो जैसे रेलवे में है, और अलग अलग टिकटिंग के लिए काउंटर बने हुए होते हैं, तो उनका जो सीपीयू है वो एक ही सीपीयू होगा, और अलग अलग वायर से स्क्रीन जुड़ी हुई होंगी जिसपे अलग अलग जो उनके कर्मचारी हैं वो बैठ के काम करेंगे। तो एक ही सीपीयू होगा, और यूजर्स अलग अलग होते हैं, बहुत सारे यूजर्स को। यूजर बेसिकली हम कहते हैं कि जो लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, जो लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूजर कहा जाता है। तो एक सीपीयू होगा, और उससे बहुत सारे यूजर्स काम कर रहे होंगे। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा टाइप का कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही सीपीयू होगा और बहुत सारे यूजर्स उसमें काम कर रहे होंगे। तो ये सीपीयू की साइज बहुत बड़ी होती है, कई बार ये एक रूम के जितना भी हो सकता है, जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे होते हैं। या फिर आप में से अगर आप में से कोई आज से 10 साल पहले साइबर कैफे वगैरह अगर आपने विजिट किया है, और एक बड़ा साइबर कैफे विजिट किया है, तो वहां पे भी यही होता था। वो लोग क्या करते थे, एक बड़ा मेन फ्रेम सीपीयू रख देते थे,
और अलग अलग स्क्रीन्स रख देते थे, अलग अलग मॉनिटर्स जोड़ देते थे जिसपे अलग अलग लोग बैठ के काम करते थे। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? सर जैसे कि कॉल सेंटर में होता है, अलग अलग दे देते हैं, वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में अलग अलग हाँ, कंप्यूटर्स होते हैं, सब अगर कॉलिंग आप करते हैं। कि ये एक सीपीयू है मेन, और अलग अलग कॉल सेंटर एम्प्लॉय इस पे बैठ के काम कर रहे हैं अलग अलग स्क्रीन से, तो वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका हो जाएगा। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये यूटिलाइज्ड होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, यानी कि जो आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के पीछे का लॉजिक क्या है? एक तो अलग अलग कर्मचारी के कंप्यूटर को हमें जोड़ना नहीं पड़ता है, एक ही सीपीयू है तो सबके लिए सेम डेटा अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा बल्क डेटा, अब रेलवे का कितना ज्यादा डेटा होता है तो उसको मैनेज करने के लिए ये बड़े कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि हमारे लैपटॉप की जो स्पेस होता है वो बेसिकली आपका लगभग 500 जीबी की स्पेस एक एवरेज के तौर पे सबका होता है। तो इसमें इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तो नहीं आ सकता, इसकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ प्रोग्रामिंग, हाई परफॉर्मेंस और मल्टी यूजर कंप्यूटर, ये जो मल्टी यूजर्स कंप्यूटर है इसको आप नोट कर लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जब क्वेश्चन आता है तो ये मल्टी यूजर से ही क्वेश्चन आएगा घुमा के। इसके अलावा ये एक साथ 100 यूजर से ज्यादा का वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 100 लोग एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, बस उनकी स्क्रीन अलग अलग होगी। इसके अलावा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग होती है। एंड इसके अलावा मतलब ये क्यों यूज होते हैं, जैसे कि कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, जैसे कस्टमर का डेटा, सेंसस, पॉपुलेशन वगैरह की जो जनगणना होती है। इसके अलावा अगर हैवी डेटा, यानी कि जो हमने पहले बात की थी, अगर बहुत बड़ा डेटा हमने मैनेज करना है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम मैनेज करेंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होंगे। उसके एग्जांपल जैसे आपके बैंक्स हो गए, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा टिकट बुकिंग एम्प्लॉयज अगर किसी कंपनीज के हैं, तो ये सारे के सारे लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है, एक सिंगल सीपीयू होगा, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठ के काम कर रहे होंगे। सर एक क्वेश्चन था, जो ये माइक्रो वाला जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर, वो सीपीयू जो हम यूज करते हैं वो हमारा माइक्रो में आएगा, और ये जो मेन फ्रेम वाला जो बड़ा है वो इसमें आएगा। हाँ, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आएगा। जो माइक्रो कंप्यूटर है उस पर बेसिकली एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है, जैसे आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो। जैसे कि हम अपना 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 पर्सनल यूज करते हैं, उसको हम माइक्रो में कहेंगे। हाँ, वो माइक्रो हो गया। और एक कंपनी के सीपीयू पे बहुत सारी स्क्रीन जोड़ के 100-200 लोग काम कर रहे हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो जैसे अगर हम देख रहे थे, सबसे छोटा था हमारा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आया मिनी कंप्यूटर, जो भले ही अब एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन माइक्रो से बड़े होते थे ये। मिनी कंप्यूटर के बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर आया। अब सबसे बड़े कंप्यूटर आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर जो हैं, जैसे कि इनके नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ये होते हैं। और मोस्टली ये कंप्यूटर्स क्यों यूज किए जाते हैं, ये कंप्यूटर्स ऐसी जगह पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, जहाँ पे कि बहुत आपको ऐसे डेटा के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर काम करना बहुत टफ है, बहुत हैवी जॉब है, वहां पे ये सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई।
और ये आपका मार्स हो गया। तो आपको अर्थ से लेकर मार्स तक एक सैटेलाइट अगर भेजना है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कब अर्थ मार्स के एकदम बिल्कुल पास आ रही है, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है, मार्स भी घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर भी घूम रही है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन एक साथ करनी है, या फिर वेदर प्रिडिक्शन करना है, मौसम का अनुमान लगाना है। तो मौसम का अनुमान लगाना एक कितना कठिन काम है। आपको देखना पड़ता है कि जो क्लाउड्स हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, हवा किस तरफ चल रही है, कहाँ पे पहाड़ है तो वहां पे एक डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो जहाँ पे बहुत टफ कैलकुलेशन होती है वहां पे ये सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर हमारे बिगेस्ट, फास्टेस्ट, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी यही होते हैं। ये जो सुपर कंप्यूटर हैं ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ में या फिर ट्रिलियंस ऑफ डायरेक्शन एक सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन का मतलब है कंप्यूटर को हम जो आदेश दे रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल हमारा माइक्रो कंप्यूटर है तो हम एक सेकंड में एक दो बार ही क्लिक करते हैं, और अगर हम ज्यादा क्लिक करेंगे तो हमारे ये कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर हैं वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ट्रिलियंस पता है आपको ट्रिलियन कितनी बड़ी वैल्यू होती है? आपका आगे भी आएगा ये ट्रिलियन, पता है सब लोगों को? नो सर। नो सर, मुझे नहीं। हाँ, ट्रिलियन आप नो सर। ट्रिलियन आपका बेसिकली ये मतलब शायद अमेरिकन स्टाइल में, अमेरिकन नंबरिंग स्टाइल है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे लाख करोड़ यूज होते हैं, तो ट्रिलियन सबसे पहले आप अगर 3 जीरो लिखोगे, 3 जीरो के बाद अगर आप 3 जीरो और लगाते हो तो हमारी लैंग्वेज में लगभग लगभग ये 10 लाख हो गया। तो ये 10 लाख होता है मिलियन, यहाँ पे तक इसे हम मिलियन कहते हैं। उसके बाद 3 जीरो और लगेंगे तो ये जो वैल्यू इसके बाद अगर हम इसके आगे से 1 लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बिलियन। यानी कि जब 6 जीरो थे तो वो था मिलियन, जब 9 जीरो हो गए तो ये हो गया बिलियन, और जब 3 जीरो और लगेंगे और इसके आगे 1 लग जाएगा तो ये सॉरी ये जीरो है, ये थोड़ा सा सर किसी भी नंबर के बाद ये जीरो काउंट करने की बात एक, कर रहे हैं? हाँ जी, किसी भी नंबर के बाद। जैसे 9 बिलियन, 9 ट्रिलियन है तो 9 के आगे से 9 जीरो और लग, सॉरी 12 जीरो 13 और जीरो। नहीं, अरब हमारी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ये खराब होगा ना सर? हाँ जी, खरब अरब एक बार आप काउंट कर लोगे, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है पहले 3 जीरो के बाद 3 जीरो और लगे, ये बिलियन हो गया तो टोटल, सॉरी मिलियन हो गया तो मिलियन में 6 जीरो हो गए। उसके बाद 3 जीरो और लगे तो टोटल ये 9 जीरो हो गए, ये आपका बिलियन हो गया। पहले मिलियन था अब बिलियन आ गया। अब 9 जीरो में 3 जीरो हम और जोड़ेंगे यानी कि टोटल 12 जीरो हो गए किसी भी नंबर के पीछे से, तो वो हमारा ट्रिलियन हो गया। सर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या? अभी शायद जब हम मेमोरी के ऊपर काम करेंगे तो उस पर कभी कभी मिलियन बिलियन में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आप लोग समझ सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है ये। इतने सारे क्लिक अगर एक साथ किसी कंप्यूटर पे किए जाएं और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो भी वो उसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है वैसे ही इसमें हजारों प्रोसेसर एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब सुपर कंप्यूटर का एक एग्जांपल हो गया IBM रोड बर्नर। इसके अलावा अगर हम इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर देखें, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये जस्ट इंडिया का पहला कंप्यूटर है। इंडिया के पहले कंप्यूटर का नाम है TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इंडिया का पहला कंप्यूटर था। इसके अलावा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, परम 8000।
परम और हाँ जी, सर, वो और परम शिवाय क्या है सर जी? परम शिवाय परम शिवाय तो मुझे नहीं पता। परम सिद्धि आपका इंडिया का पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अभी जो प्रेजेंट में इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ना, अभी इंडिया में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, उसमें से जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। और सर इंडिया, जैसे कि सर ये जो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर और एक इंडियन हाँ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे और हो सकता है इंडिया का पहला कंप्यूटर भी पूछ लिया जाए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये परम की फुल फॉर्म क्या होती है? परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो PARA है, ये पैरेलल हो गया और M से मशीन हो गया। इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो परम नाम से ही बनते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 और अभी का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। सर मतलब इनका प्रोसेसर जो है वो और एडवांस होता गया। हाँ, इनके अंदर हजारों प्रोसेसर जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, तो अब आपने है परम टाइप। को क्या बताया? पैरेलल मशीन। हाँ जी, पैरेलल मशीन। सर इससे पहले जो आपने बताया था कंप्यूटर का नेम, पहले कंप्यूटर का। हाँ, वो TIFRAC। बाकी ये नोट्स भी आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप वहीं पे से देख सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग प्रिंसिपल और डाटा हैंडलिंग एबिलिटीज के ऊपर। तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन तरीके के हमारे कंप्यूटर होते हैं। किसके बेसिस पे? डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? जो कि एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है। अभी हम देखेंगे एनालॉग डेटा क्या होता है। तो एनालॉग डेटा एक कंटिन्यूअस डेटा होता है। एक बार मैंने कहा, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये एनालॉग डेटा के ऊपर चलता है। और एनालॉग डेटा का मतलब क्या है? एनालॉग डेटा का मतलब है एक तरह का कंटिन्यूअस डेटा जो कि किसी फिजिकल यूनिट में नापा जाता है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो भी फिजिकल चीजें होती हैं जब हम उनको नापते हैं तो वो हमारा एनालॉग डेटा होता है। फॉर एग्जांपल, आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, कार की स्पीड को जो मेजर करता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। तो जो हमारा स्पीडोमीटर काम कर रहा है वो कार की स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। तो कार की स्पीड एक फिजिकल डेटा हो गया ना, एक फिजिकल मेजरमेंट हो गया। तो वो एक तरह का एनालॉग डेटा है। इसके अलावा जो आपका मरकरी थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर कैसे काम करता है? उसके अंदर आपका मरकरी पड़ा हुआ होता है और मरकरी जितना ज्यादा पिघलेगा उतना ज्यादा थर्मामीटर के ऊपर राइज करेगा। उसके आधार पर हम देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो वो भी एक फिजिकल। सर एक क्वेरी है, ये स्पीडोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ऑल दीज आर सेपरेट डिवाइसेस, सो हाउ कम वी आर कॉलिंग देम एज कंप्यूटर्स? ओके, एक बार हम ये एनालॉग कंप्यूटर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका ये जो थर्मोमीटर है। इसके अलावा आपका सर ये ऑपरेशनल। मरकरी वाला बता दीजिए, पर मरकरी में बता रहे थे आप कुछ। हाँ जी, मरकरी वाला थर्मामीटर कैसे काम करता है? मरकरी वाले थर्मामीटर में एक कोई थर्मामीटर के सबसे निचले रीजन में मरकरी भरा हुआ रहता है और जितनी ज्यादा गर्मी होगी उसके आधार पे ये मरकरी पिघल के ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है। तो ऐसे मरकरी टेम्परेचर, जो मरकरी थर्मामीटर है वो वर्क करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर को आपने एज अ होल समझना है। एनालॉग कंप्यूटर यानी कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का काम कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपका स्पीड हो गया। और इसका जो डेटा रहेगा वो
बस डेटा का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, यानी कि एक बार मैं आपको दो तरीके के डेटा होते हैं। एक डेटा होता है कंटिन्यूअस डेटा और एक डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा। इसके ऊपर आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन होते हैं। कंटिन्यूअस डेटा, इसे आप लिख लीजिए, मैं बस CON लिख रहा हूँ, और दूसरा होता है डिस्क्रीट डेटा। तो जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, कंटिन्यूअस अगर हम सीधे इसको नंबर से कंपेयर करते हैं। अभी ये थोड़ी नई चीज है, आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। कंटिन्यूअस जो डेटा होता है, कंटिन्यूअस डेटा में कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता है। जैसे 1 है, 1 के बाद 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है। इनके हम और अंदर जा सकते हैं, 1.11, 1.12, 1.13। इसके अलावा कितना भी अंदर आप एक कंटिन्यूअस डेटा के जा सकते हो, कोई भी नंबर फिक्स नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 से 2 के ऊपर जाना है, तो बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 1.1, उसके बाद आप इसके और अंदर जा सकते हो 1.11, 1.111। तो इस डेटा को हम कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर इसके अंदर हो सकते हैं, कंटिन्यूअस है ये बिल्कुल। तो सर जैसे कंटिन्यूअस डेटा, कि सर आप बोल रहे हैं जैसे 1.1, 1.2 ये सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये सीक्वेंस में ही चलेंगे? हाँ, डेटा हमेशा आपका सीक्वेंस में ही रहेगा। तो आपको 1 से 5 में जाना है, तो बीच में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 में आएगा। ये कंटिन्यूअस डेटा हो गया। तो कंटिन्यूअस डेटा का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होगा, यानी कि बीच में सारे के सारे ये हाँ जी, नंबरिंग बच्चे आपने सर ये क्या है, मैं सुन नहीं पाई। ओके, 1 मिनट पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं आपके कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर। कंटिन्यूअस डेटा में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कंटिन्यूअस डेटा किस तरीके का डेटा होता है। तो जो मैंने अभी कहा उसको मैं फिर से थोड़ी देर में रिपीट करूंगा। अभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो कंटिन्यूअस डेटा है, यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगा। यानी कि एक बार यहाँ पे आप लोग देखिए, ये नंबर है 1 और ये नंबर है 2। तो जो कंटिन्यूअस डेटा का जो ग्राफ रहेगा, कंटिन्यूअस डेटा का जो ग्राफ रहेगा, कंटिन्यूअस डेटा का ग्राफ आपका इस तरीके का रहेगा। यानी कि 1 से 2 जाने में बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, मतलब सारे के सारे नंबर बीच में कवर हो जाएंगे। ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आप टेम्परेचर नापते हो, तो टेम्परेचर की कोई लिमिट तो है नहीं। टेम्परेचर 36.7 भी आ सकता है, 36.8 भी आ सकता है। टेम्परेचर ऐसा तो है नहीं कि बस 35 ही आएगा, बस 36 ही आएगा, बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है ना। तो कंटिन्यूअस डेटा हम ऐसे डेटा को कहते हैं जिसमें कि कोई भी वैल्यू बीच में आ सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। आप कहीं का प्रेशर नाप रहे हो, तो प्रेशर 100 भी आ सकता है, 100.1 भी आ सकता है, और 100.2 भी आ सकता है। ऐसे डेटा को हम एनालॉग डेटा कहते हैं या फिर कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। समझ में आया? यस सर। तो जो कंप्यूटर हमारे ये कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर काम करते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था बीच में, ये जो स्पीडोमीटर हैं, ये जो मरकरी थर्मामीटर हैं, ये किस तरह से कंप्यूटर हो सकते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर को एक ऐसा डिवाइस मान के नहीं चल रहे हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल प्रोसेसर लगा हुआ है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं। अभी हम कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन मान के चल रहे हैं जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अभी ये एनालॉग कंप्यूटर नहीं है प्रचलन में, लेकिन ये
पहले एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर ही काम हुआ करता था। तो जितनी भी आपकी फिजिकल चीजें हैं, जितनी भी आपकी भौतिक चीजें हैं, उनको नापने वाली सारी चीजें एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर काम करती हैं, एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करती हैं। अब यहाँ पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर फिर भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कुछ एक वर्ड है जिनसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो ये जो एनालॉग कंप्यूटर हैं, ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं। एनालॉग डेटा आपका कंटिन्यूअस डेटा होता है, और किन किन चीजों में, सारी की सारी फिजिकल यूनिट जैसे कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सबको नापने का काम हमारा एनालॉग कंप्यूटर करता है, और उसको फिर हमें डिजिट्स में बदल के दिखाता है। जैसे आपका थर्मामीटर क्या काम करता है, टेम्परेचर कितना है वो देखेगा और हमें उसे नंबर में बदल के दिखाएगा। तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। अब किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर लेकिन जैसे आपने बोला प्रचलन में नहीं है, तो बस कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं उसमें नहीं है, बाकी जैसे ये गाड़ी और ये सब उसमें तो ये एनालॉग ही चल रहा है। हाँ जी, लेकिन अब उसमें भी डिजिटल आ गया है ना, स्पीड अब हम डिजिटल से देख सकते हैं। तो ये एनालॉग मतलब पहले यूज में होते थे कि अब आपका थर्मामीटर भी डिजिटल आ गया है। राइट सर। हाँ जी, तो एनालॉग कंप्यूटर में ध्यान रखना है, ये एनालॉग डेटा के ऊपर काम करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर काम करते हैं, और इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है। एक बार ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ये जो रेगुलर ग्राफ है, इस तरीके का जो रेगुलर ग्राफ है, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर, इस तरीके का कंप्यूटर होता है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में रहता है और वर्टिकली रहता है, ऐसा समझ सकते हैं, या हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है? नहीं, ग्राफ ऐसे ही बनता है इसका, और ये जो वेव्स रहेंगी ये सर्कुलर और कर्व वाली वेव्स रहेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सर, कंप्यूटर। हाँ जी, जैसे कंटिन्यूअस डेटा वाला ग्राफ है, हाँ तो जी, इसमें ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है ना? हाँ जी, डिक्रीमेंट तो भी हो मतलब सकता है। तो मतलब ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया ना एक टाइप से। हाँ, इसे हम कंटिन्यूअस इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है या फिर ये लगातार कम हो रहा है। इसे हम कंटिन्यूअस ग्राफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैल्यूज कम भी हो रही हैं, वैल्यूज बढ़ भी रही हैं। जैसे टेम्परेचर है, वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर 36 से सीधे 35 हो जाएगा। बीच में सारी वैल्यूज को क्रॉस करते हुए जाएगा वो, इसीलिए हम उसे कंटिन्यूअस डेटा कह रहे हैं। जैसे आपका जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे कि 99 आपका दिखा रहा है उसमें टेम्परेचर, तो वो हाँ जी, 99 के लिए आपको जो पूरा 99 का प्रोसेसर होता है, जे 15 20 मतलब जो भी है कंटिन्यू, तो वो सब दिखा के फिर वो आपको लास्ट में वो दिखाएगा कि आपका मेजर कितना आया है। हाँ, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये कंटिन्यूअसली बढ़ती हैं। जैसे कि आपका टेम्परेचर 35 है, तो 35 से अगर ये बढ़ेगा तो एकदम से 40 पे नहीं जाएगा, बीच की सभी वैल्यूज को क्रॉस करते हुए जाएगा, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये मतलब डिस्क्रीट डेटा के ऊपर काम करता है। यानी कि अभी का जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है, और ये काम करता है डिस्क्रीट डेटा के ऊपर। डिस्क्रीट डेटा यानी कि जो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करता है 0 और 1 के ऊपर, और इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, अगर यहाँ पे आप 0 मान लो और यहाँ पे 1 मान लो, तो ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा कि पहले बीच में सारी की सारी वैल्यूज को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ये जो आपका ग्राफ है, ये डिस्क्रीट में बढ़ेगा, यानी 0 के बाद सीधे 1 आएगा, उसके बाद अगर 1 पे वैल्यू है आपकी तो ये सीधे फिर 0 हो जाएगा, फिर
थोड़ी देर ये 0 में रहेगा, फिर सीधे 1 में जाएगा, फिर जब तक ये 1 में है 1 में रहेगा, फिर सीधे 0 पे आएगा। यानी कि बीच के जो नंबर हैं 0.1, 0.2, इनसे होके ये डेटा नहीं जाएगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इस तरीके के डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 नंबर हो गए 5, 10 और 15, तो जो डिस्क्रीट डेटा है वो इन्हीं के ऊपर काम करेगा, या तो वैल्यू 5 होगी, या तो 10 होगी, या तो 15 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया, 5 के बाद सीधे 10 आएगा। इस तरीके के डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं ये इसी डिस्क्रीट डेटा के ऊपर काम करते हैं। और कौन कौन से 2 नंबर इसमें होते हैं, वो है हमारा 0 और 1। इसी बाइनरी नंबर के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर काम करता है। आप अपने कंप्यूटर में जो भी फोटो स्टोर करते हो वो सारे के सारे 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। आप अगर कोई म्यूजिक स्टोर कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, वो भी सारा का सारा 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगा। इसके अलावा कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है 7, ये जो नंबर है आपका 7, इसको भी अगर कंप्यूटर स्टोर कर रहा है तो इस नंबर को भी 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर करेगा। अभी आने वाले टाइम में आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो तब तक आपने ध्यान रखना है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि अब हमारे जो भी कंप्यूटर हैं, अब चाहे वो हमारे लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, जो भी हमारे अभी के टाइम के कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। और ये वर्क करते हैं डिस्क्रीट डेटा के ऊपर, बाइनरी डेटा के ऊपर। इनके अंदर जो सिग्नल रहेंगे वो डिजिटल सिग्नल ही रहेंगे। और ये जो कंप्यूटर हैं ये काम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के ऊपर, जैसे एडिशन, और उसके बाद अकरेंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके का काम ये कंप्यूटर्स कर सकते हैं। जैसे हमारे एनालॉग कंप्यूटर थे ना, वो बस किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे थे, वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी चीज को नाप रहे थे। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो थोड़े एडवांस कंप्यूटर हैं। इनमें हम जोड़ घटाना, इसके अलावा कोई फोटो रखना, ये सारे के सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के आपके एग्जाम्पल हो गए लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, टैबलेट, आपके डिजिटल वॉचेस, जो भी आजकल के कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर हो गए। अभी जैसे जिन लोगों को समझ में नहीं आया या फिर जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको समझने में, एक बार मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ। अगर वो आपको आउटलाइन भी याद रहेगी तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। और आपने जो वॉचेस बताई है, जो स्मार्ट वॉच चल रही है उसके बारे में बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एनालॉग डेटा के ऊपर काम करते हैं। एनालॉग डेटा आपका कंटिन्यूअस डेटा होता है जिसका ग्राफ इस तरीके का होता है। और इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, वो सभी चीजें जो किसी भौतिक यूनिट को नापने का काम कर रही है, किसी फिजिकल यूनिट को नापने का काम कर रही है। जैसे आपके वोल्टेज को नापने का काम आपका वोल्ट मीटर करता है। आपका ये जो वोल्ट मीटर हो गया वो एनालॉग कंप्यूटर हो गया। आपके इलेक्ट्रिक करंट को नापने का काम आपका, आपके घर में मीटर लगा होगा, वो करता है, तो वो आपका एक एनालॉग कंप्यूटर हो गया। प्रेशर, प्रेशर को कौन मेजर करता है, किस डिवाइस से प्रेशर को मेजर किया जाता है? एनालॉग। हाँ, एनालॉग कंप्यूटर, लेकिन उसका नाम पता है आपको? क्योंकि ये प्रेशर आपकी, गेज, हाँ जी, प्रेशर गेज, पायरोमीटर, हाँ जी, इसका बैरोमीटर। प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर कभी मापने का आता है, उसको कुछ सर आपने मरकरी का बताया था, दैट्स व्हाई, वही वाला कौन सा? मरकरी बताया था ना आपने कि वो गर्म चीज होती तो उसका लेवल बढ़ जाता है। और थर्मामीटर। वो तो थर्मामीटर था, लेकिन आपका जो
आपने बताया था ब्लड प्रेशर नापने वाला, उसे हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। वो भी प्रेशर मेजर करता है, उसमें भी आपका HG होता है। प्रेशर को बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर, BAROMETER। ये आपके एनाटॉमी में क्वेश्चन एक बार आया था कि हमारी बॉडी में जो प्रेशर को मेजर करते हैं रिसेप्टर, उनका नाम क्या होता है, तो उनको हम बैरो रिसेप्टर कहते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर और जो भी भौतिक चीजें हैं उनको जो भी कंप्यूटर मेजर कर रहे हैं या जो भी डिवाइसेस उनको मेजर कर रहे हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर हो गए। डिजिटल कंप्यूटर आजकल के हमारे जो भी कंप्यूटर हम यूज में लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। ये डिस्क्रीट डेटा के ऊपर काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 के ऊपर ये काम करते हैं। इसके अलावा इनमें सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाना वगैरह भी किया जा सकता है। तो अगर आपको इतना भी याद रहेगा तो भी आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही जुड़ा हुआ होता है। इसका एक एग्जांपल आपका एक स्पीडोमीटर, जो आजकल की जो गाड़ियां हैं उनमें स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। तो आपने पहले के टाइम की गाड़ियां देखी होंगी, उसमें एक पहले के टाइम पे एक डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं हुआ करता था, जस्ट एक हल्की सी सुई सी होती थी और वही सुई आगे मूव करके बताती थी कि आपकी कितनी स्पीड है गाड़ी की। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, आज के टाइम पे गाड़ी में लिखा हुआ होता है कि आपकी स्पीड 60 है, स्पीड 62 है, 63 है। तो वहां पे जो कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर लगा हुआ है, यानी कि जो डेटा है वो फिजिकल उसको तो मेजर कर रहा है किसके थ्रू, एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू, और उसके अंदर का डिजिटल कंप्यूटर उसी डेटा को हमें दिखा रहा है। और समझ आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करें। ओके। जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर फिक्स होते हैं, यानी कि ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर भी होगा और इसके अंदर एक डिजिटल कंप्यूटर भी होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया स्पीडोमीटर, आजकल की गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। तो इसके अंदर जो एनालॉग कंप्यूटर रहेगा वो क्या करेगा, वो एनालॉग कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कि एनालॉग कंप्यूटर किसी भी भौतिक फिजिकल यूनिट को नापने का काम करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर गाड़ी की स्पीड नापेगा और डिजिटल कंप्यूटर उसी स्पीड को हमें डिजिटल फॉर्म में दिखाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इसका हाँ, मतलब ये अब जो पहले वाली कार थी उसमें सिर्फ एनालॉग कंप्यूटर था जिससे हाँ हमें जी। उसको वो दिख रहा था, है ना? बिल्कुल, आपके पहली वाली कार में एनालॉग कंप्यूटर था। अगर हम घड़ी की भी बात करें तो पहले जो घड़ी होती थी वो जस्ट टाइम को तो मेजर कर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई डिजिट्स वगैरह नहीं थी, जस्ट वो उसके अंदर जो सुई थी वो मूव कर रही थी, उसके अंदर जो उसके हैंड्स थे वो मूव कर रहे थे, जैसे सेकंड की सुई हो गई, मिनट की सुई होगी, वो मूव कर रहे थे और उसकी वजह से हमें टाइम दिख रहा था। तो वो जो हमारी पुरानी वॉचेस थी वो एनालॉग कंप्यूटर थी। लेकिन अगर हम अब की वॉचेस देखते हैं तो टाइम को तो मेजर कर रहे हैं लेकिन उसके बाद डिजिटली हमें दिखा भी रहे हैं, तो ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। सिमिलरली ईसीजी, आपने एक नाम सुना होगा, ईसीजी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया था। ईसीजी की फुल फॉर्म पता है आपको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हाँ जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये हमारे हार्ट का मूवमेंट मेजर करता है, हार्ट का मूवमेंट और हार्ट की जो हमारी इम्पल्सेस हैं उनको मेजर करता है। तो किसी फिजिकल चीज को मेजर कर रहा है लेकिन हमें दिखाएगा डिजिट्स की फॉर्म में। तो ईसीजी भी एक तरह का आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो
आपका एनालॉग कंप्यूटर किसी भी फिजिकल डेटा को मेजर करता है, आपका डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स में चलता है, ये जोड़ घटाना ये सारा काम आपका डिजिटल कंप्यूटर करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर में आपके दोनों तरह के कंप्यूटर होते हैं, जिन दोनों की हेल्प से जो फंक्शन है वो ज्यादा अच्छे से होता है। सर ब्लड प्रेशर वाली मशीन भी जो होती है वो भी पहले एनालॉग ही होता था, लेकिन अब वो भी हाइब्रिड होने लगा है। हाँ जी, आपकी ब्लड प्रेशर वाली मशीन भी पहले पूरी तरह से एनालॉग थी, क्योंकि उसके अंदर कोई डिजिट्स नहीं थी, वो जस्ट ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा था। लेकिन अब उसी ब्लड प्रेशर को डिजिट्स में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है, वो उसके अंदर का डिजिटल कंप्यूटर है, तो वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। सर इनके- वेइंग मशीन भी वेट हाँ जो जी, मापते। यस हाँ जी, आपकी वेइंग मशीन भी आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डिजिट के फॉर्म में आपको शो होता है, वही है ना। हाँ जी, और उन डिजिट्स पे वो कंप्यूटर ये मेरे को ये वाला समझ में नहीं आ रहा, डिस्क्रीट डेटा वाला, ये वाला समझ में नहीं आया। ओके, आप में से किसी को समझ में आया, कोई एक्सप्लेन करेगा डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा? यस सर। हाँ जी, सर कंटिन्यूअस जो डेटा है उसमें हमारे नंबर जो हैं वो वेरी होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और वो मतलब एक के बाद एक जाएंगे। और जो हमारा डिजिटल जो ये डिस्क्रीट डेटा है उसमें हमारे पास सिर्फ बाइनरी नंबर है 0 और 1, पर्टिकुलर वो एक से सीधा दूसरे में जंप करेगा, उनके बीच में का कुछ नहीं आएगा उसमें। हाँ जी, बिल्कुल समझ आया आपको। कंटिन्यूअस जो डेटा रहेगा वो कंटिन्यूअसली एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगा। जैसे 1 से लेकर 5 पे जाना है तो वो जाएगा 2, 3, 4 के थ्रू, इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस डेटा। मतलब है जैसे कि हमने किसी में सर्च मारना है, तो जैसे कि हमने ये वाला नंबर डाल दिया कि ये 11 नंबर का दिखा दो, तो वो 11 ही दिखाएगा, उससे पीछे वाले नहीं दिखाएगा, वो बोल रहे हैं हाँ आप? तो हाँ जी, इस तरीके का डेटा आप जहाँ पे देखोगे वो डिस्क्रीट डेटा रहेगा। जैसे आप मैथ्स में रीजनिंग करते हो ना, तो वहाँ पे डेटा लिखा रहता है 1, 3, 5, 7, वो एक तरह का डिस्क्रीट डेटा लिखा हुआ है। मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर पे सीधे जंप कर रहे हैं आप, कंटिन्यूअसली नहीं जा रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर एक हाँ बार जी, मिनी कंप्यूटर सर और माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल दे दीजिए। हाँ जी, माइक्रो कंप्यूटर्स जैसे मैंने आपको बताया, जिस भी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होगा, 4th जनरेशन के ये कंप्यूटर होते हैं और इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। हमारे लैपटॉप, हमारे डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। मिनी कंप्यूटर ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर बेसिकली थे, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट था। तो ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते थे। आज के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं है। अ, जैसे माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल है तो मिनी कंप्यूटर आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, सर जैसे एनालॉग और हाइब्रिड है तो ये मोस्टली हमारा, हम जैसे कोई भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और डिजिटल जो है ये हमें सीधा हमें कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन या इस तरह के प्रोसेस करने हैं, उसके लिए है ना। हाँ, आपका जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है, आपको साइंटिफिक रिसर्च करनी है या फिर किसी चीज को मेजर करना है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, उन डिजिट्स के ऊपर काम करना है, तो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर करेगा। कोई और कंफ्यूजन? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल से हमारी क्लासेस थोड़ा और इम्पोर्टेंट रहेंगी। कल से आप ट्राई कीजिए क्लासेस मिस ना करो, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद मेमोरी को कैसे हमने चेंज करना है, GB, MB, KB, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारी की सारी चीजें कल से हम स्टार्ट करेंगे। सर हम एटीएम में कौन से कंप्यूटर्स यूज करते हैं, एटीएम मशीन्स? एटीएम में आपके एनालॉग और आपके डिजिटल दोनों कंप्यूटर यूज होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आपके जो पैसे हैं उसको गिनने का काम करेगा, और डिजिटल कंप्यूटर उसको डिजिटली प्रोसेस करेगा, कितने पैसे हैं। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर बोल सकते हैं फिर तो। हाँ जी, हाइब्रिड कंप्यूटर।
ठीक है, थैंक यू। कल हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।